Hello everyone, so welcome back to the last lecture of redox reactions. Lastly अब हम redox reactions और इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस में लिंक देखेंगे, साथ ही हम सेल भी पढ़ेंगे। वैसे जो सेल का पूरा स्टडी है वो क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है, लेकिन यहाँ पर जस्ट हम एक सेल पढ़ेंगे सो दैट आपको redox रिएक्शंस में और जो इलेक्ट्रोड पे प्रोसेसेस हो रहे हैं उनमें रिलेशन पता चले। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड से, फिर हम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोड का मतलब कई बच्चे क्या समझ लेते हैं कि यहाँ पर मेटल रॉड होगी और वो डिप होगी किसी सॉल्यूशन में, तो उसे इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। तो स्ट्रिक्टली हम मेटल नहीं कह सकते, नॉन मेटल के भी इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे गैसेस है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, उसके भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो मेटल नॉन मेटल्स दोनों के ही इलेक्ट्रोड्स बनाए जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे कि एक एलिमेंट की दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जब आपस में कनेक्टेड फॉर्म में है तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने रॉड ली है जिंक की, ओके, और इसे हमने डिप कर लिया है एक सॉल्यूशन में जो कि है ZnSO4, जिंक सल्फेट में हमने जिंक को डिप किया है। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखोगे, जिंक क्या है, न्यूट्रल स्टेट में है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर रॉड, और साथ ही में जो ये सॉल्यूशन है जिंक यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है बिकॉज सल्फेट -2 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जिंक की दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 0 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड फॉर्म में है। तो इस पूरे सेटअप को हम क्या कह लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक इलेक्ट्रोड। आया समझ? उसी तरह कॉपर की रॉड अगर डिप होगी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो हम कहेंगे ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? कॉपर इलेक्ट्रोड है। बेसिकली आपको क्या करना है कि एक ही एलिमेंट की दो डिफरेंट स्टेट्स होनी चाहिए, जैसे जिंक 0 में है और +2 में, और कनेक्टेड है ना, देखो ये आपस में, ये इसमें डिप्ड है तो ये आपस में कनेक्टेड है। अब बात आती है अगर गैसेस की, कि गैसेस में ये इलेक्ट्रोड्स कैसे बनती है, तो पहले हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको यूज़ होने वाली है आगे। अब हम क्या करते हैं, सेम हम इस तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन ले लेंगे, साथ में इलेक्ट्रोड के सेटअप के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो सॉलिड तो नहीं होती, वो तो गैशियस फॉर्म में है, तो हमें इस तरह का सेटअप लेना पड़ेगा सो दैट यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हम ला सके। ओके, तो यहाँ से इनलेट हम रखेंगे हाइड्रोजन गैस का, यहाँ से आप कॉपर वायर रखोगे, साथ ही में लास्टली यहाँ पर प्लैटिनम फॉइल जैसी आप रखोगे। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर हमने प्लैटिनम क्यों यूज़ करा है, हम तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। तो देखो जो हाइड्रोजन है वो गैशियस फॉर्म में ही होती है, हमें ये चीज़ पता है। तो इस वजह से यहाँ पर एक मेटल हम यूज़ करते हैं जो कि इनर्ट हो। तो यहाँ पर जो प्लैटिनम है वो इनर्ट होता है, वो रिएक्ट नहीं करेगा सॉल्यूशन में। जो कि हमने लिया है 1 मोलर HCl, उससे इसकी रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर रिएक्शन किन के बीच में होगी? हाइड्रोजन गैस और ये 1 मोलर HCl है। अब आप देख सकते हो हाइड्रोजन यहाँ पर 0 स्टेट में है और यहाँ पर +1 में है, तो बन गया ना ये इलेक्ट्रोड। तो कौन सा इलेक्ट्रोड है? ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम इसे कहते हैं। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस आप रखते हो तो इसी को आगे चल के हम शी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो अलग से मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। तो समझ आ गया आपको कि इलेक्ट्रोड्स कैसे होते हैं। इन शॉर्ट, एक ही एलिमेंट का दो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है और वो कनेक्टेड स्टेट्स में आपस में होते हैं। जहाँ तक की बात रही गैसेस की, तो गैसेस के लिए इस तरह का हम सेटअप करते हैं और इनर्ट मेटल को यहाँ पर इमर्स करते हैं सॉल्यूशन में सो दैट रिएक्शन भी हो जाए और रिएक्शन हाइड्रोजन और HCl की हो जाए आपस में, और जो ये मेटल है वो रिएक्शन में पार्ट ना ले। तो ये था गैशियस इलेक्ट्रोड्स। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब ये बात आती है कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, जैसे इस केस में जिंक 0 में है, यहाँ पर +2 में है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ एक ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। अकॉर्डिंगली ये किसके साथ? सेल में लगा है, तो कुछ एक हर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ओके, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन सॉल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है,
यहाँ पर हमने मेटल को उसी के सॉल्यूशन में, उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप करा है। अब इसकी टेंडेंसी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या तो लूज हो गए या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन अगर लूज होते हैं, कई इलेक्ट्रोड क्या होते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, किसी इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होता है। अगर इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रोड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके पोटेंशियल को हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर इलेक्ट्रोड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट मीन्स रिडक्शन हो रही है, तो उसके पोटेंशियल को कहा जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। और इसकी रिएक्शंस हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। मान लो कि मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहाँ पर लूज हो गए इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने मेटल ने निकाल दिए, तो इस पे चार्ज कितना आ गया, n पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो ये सॉलिड फॉर्म में थे और ये एक्वस फॉर्म में चले जाते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल आ रहा है दैट इज कॉल्ड उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही है लाइक दिस, कि जो मेटल है, मेटल का जो आयन है वो n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और दे रहा है यहाँ पर आपको मेटल सॉलिड, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पे दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी तक आपको समझ आ गया होगा क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पर अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। तो हमेशा एक बात समझना कि हम पोटेंशियल को डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, हम पोटेंशियल नहीं निकालते, बल्कि हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दो इलेक्ट्रोड का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जिसे हम शी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसे हम सभी केसेस के लिए एज रेफरेंस मानते हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक साइड हमने लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, वैसे मैंने आपको करवा लिया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपको क्या करना है, यहाँ पर HCl लेना है, 1 मोलर उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। साथ ही में हाइड्रोजन गैस का इनलेट आप दोगे यहाँ पर। अगेन यहाँ पर प्लैटिनम हम रखेंगे, ऊपर से कनेक्टेड है कॉपर वायर। टेम्परेचर रखना है 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर स्टैंडर्ड है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन आपको रखनी है। स्टैंडर्ड कंडीशन होती है टेम्परेचर 298 केल्विन और कॉन्सेंट्रेशन सभी की 1 मोलर होनी चाहिए। अगर प्रेशर है, गैसेस के साथ आप डील कर रहे हो, तो गैस का प्रेशर 1 atm पर आपको फिक्स रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पूरा इलेक्ट्रोड है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट में हम इसे शी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब खास बात शी की क्या होती है, जितने भी मैंने आपको सभी इलेक्ट्रोड्स पढ़ाए हैं, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करो, तो आप डायरेक्टली अकेले से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, बिकॉज वी नो दैट कि पोटेंशियल कांट बी कैलकुलेटेड, बट पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंस के लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड्स रखनी पड़ेगी, एक हम एज रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो शी हमने यहाँ पर ले लिया, वो हमने कनेक्ट किया दूसरे इलेक्ट्रोड से। तो आपको क्या करना है, जिस भी इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल निकालना है, ये है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका, इस सेल का हमने, मान लो ये जिंक है, ओके, मान लेते हैं जिंक या कॉपर कुछ भी है, ओके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, इसका आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, इसको कनेक्ट कर दो दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ, शी के साथ। तो शी जो होता है वो एज रेफरेंस, हमेशा आप ध्यान रखोगे, एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम करता है। इसकी हेल्प से आप सभी इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आप ध्यान रखेंगे जो E0 फॉर शी होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो E0 होता है वो होता है 0 वोल्ट। ओके, तो इसे रेफरेंस के लिए हमने लिया है 0 वोल्ट। अब जो भी यहाँ पर रीडिंग आएगी वो किसकी होगी, वो ये वाली वैल्यू होगी जो आपने निकालनी है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है, ये तो 0 है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी वो इस वाले इलेक्ट्रोड की होगी। तो हम क्या करते हैं, टर्न बाय टर्न सभी इलेक्ट्रोड्स को इसके साथ
बना देते हैं, शी के साथ हम इसका सेल बना देते हैं इस तरह से, और वोल्ट मीटर में रीडिंग देखते हैं कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया। सिंस इसका पोटेंशियल ज़ीरो होता है तो यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन, यहाँ पर जो रीडिंग आपको दिखाई देगी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का होगा। तो इस तरह से हम हर एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शी। तो शी क्या काम करता है? एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बिकॉज इसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है। और ख़ास बात ये रहती है कि अगर इसका पोटेंशियल ज़ीरो है, ये एज एनोड एज कैथोड दोनों में से जो भी, जैसे भी आपको ये चाहिए जहाँ पर भी रखना है वो वैसे एक्ट कर सकता है। एनोड भी एक्ट कर सकता है और कैथोड भी एक्ट कर सकता है क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़ीरो है। अब देखते हैं शी के बारे में क्या लिखा गया है यहाँ पर। हाइड्रोजन गैस एट 1 atm प्रेशर इज पास्ड इनटू 1 मोलर HCl एट 298 केल्विन विद प्लैटिनम फॉइल which act as inert platinum electrode is immersed in the solution। वही बात जो अभी डिस्कस करी है, यहाँ पर 1 मोलर HCl लिया गया है और 1 atm प्रेशर से हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर इंसर्ट किया गया है, साथ में प्लैटिनम फॉइल लेनी है जिससे ये इंटरफेस देगा रिएक्शन के लिए। साथ ही में पूरा जो सेटअप है उसका जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रखेंगे 298 केल्विन, स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पर मेंटेन रखनी है, तभी इसे कहा जाएगा शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे कि कहा गया है कि शी के लिए ई नॉट की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए ये एनोड कैथोड दोनों ही एक्ट कर सकता है जैसी आपको रिक्वायरमेंट है। She is used as a reference to measure the electrode potential of all other electrodes। जो भी अदर इलेक्ट्रोड्स हैं उनके जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो विद द हेल्प ऑफ शी हम निकाल सकते हैं। शी को हम एज रेफरेंस यूज करते हैं। ये बात होगी शी की। अब आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टार्टिंग में हम इसका डेफिनेशन देख चुके हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? अगेन स्टैंडर्ड कंडीशन पर। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर 298 केल्विन, अगर गैस इन्वॉल्व है तो 1 atm प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। तो इन कंडीशन पे जब आप मेजर करते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वो बन जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे ई नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। If an electrode is placed in 1 molar concentration of its own ions at temperature 298 Kelvin and if gas is involved, pressure is maintained 1 atm, then the electrode potential is called the standard electrode potential denoted by E naught। वही बात है जो अभी डिस्कस करी है कि E naught क्या होता है। ओके तो यहाँ पर लिख लो, टेम्परेचर रखना है 298 केल्विन और प्रेशर 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। ओके तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, इस पे आप मेजर करते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बताया है कि शी को हम यूज़ करते हैं एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू मेजर द ऑल ऑफ द ई नॉट फॉर ऑल द इलेक्ट्रोड्स। जिन भी इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसका पेयरिंग हम करवाते हैं शी के साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देखो जब भी आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उससे निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इनका रिलेशन होता है जस्ट यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है। और मैं ये भी चीज़ आपको बता दूँ कि मैक्सिमम टाइम जो भी आपको वैल्यूज़ दी जाएगी वो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होगा। अगर वहाँ पर मेंशन नहीं है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है तो समझ जाना जो वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम दिया होता है, अगर दिया है तो यहाँ पर माइनस साइन आप इसके साथ लगा के इसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो यूज़ का जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही रहता है। यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। मान लो गिवन है आपके पास, गिवन वैल्यू है यहाँ पर ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर 0 की वैल्यू है 0.33 वोल्ट आपको गिवन है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करना मैं सिखाती हूँ, कैसे आपको देखना होता है। पहले आपको रिकग्नाइज करना होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो +2 स्टेट से 0 स्टेट में है, तो ये बहुत काम की चीज़ होती है जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया होता है, बिकॉज यहाँ से आपको पता लगता है ये ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है।
सिंस +2 से 0 स्टेट में जा रहे हैं, तो +2 से 0 जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स जो ये ई नॉट की वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, ऐसे आप रिकग्नाइज करोगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज 0.33 वोल्ट। अब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो जस्ट क्या करना है, नेगेटिव साइन लगाना है, बिकॉज यहाँ पर ये रिलेशन होता है दोनों का। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना है वो होगा -0.33 वोल्ट। वो कुछ इस तरह से लिख सकते हो आप, ई नॉट कॉपर अब 0 से कॉपर 2 पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर जो ये चीज़ें दी गई होती है ना, जो ये वैल्यूज दी होती है, इससे आपको निकालना पड़ता है कि रिडक्शन है या फिर ऑक्सीडेशन है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जस्ट उसका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एक और चीज़ एनसीईआरटी में आपको दी गई है, रेडॉक्स कपल, एक टर्म यूज करी गई है एनसीईआरटी में, रेडॉक्स कपल। तो ये जो रेडॉक्स कपल होता है ना, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये क्या है, जहाँ पर हम एलिमेंट्स की ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्टेट में दोनों एक साथ लिख सके, उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स कपल। जैसे अगर हम जिंक की बात करें, तो अगर जिंक का इस तरह से 2 पॉजिटिव स्लैश जिंक हम लिख रहे हैं, तो ये एक रेडॉक्स कपल है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाली जो फॉर्म है Zn2 पॉजिटिव, ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और जो ये Zn है वो क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो ये एक क्या हो गया, ये एक रेडॉक्स कपल है। उसी तरह से कॉपर, यहाँ पर 2 पॉजिटिव और कॉपर, तो आप देख सकते हो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो ये दोनों क्या है, ये एक रेडॉक्स कपल है, ये दूसरा रेडॉक्स कपल है। यहाँ पर जो स्लैश यूज होता है वो होता है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है जैसे ये एक्वस मीडियम में है क्योंकि आयंस है, और ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये सॉलिड और एक्वस का जो इंटरफेस है उसे हम स्लैश से यहाँ पर बताते हैं। अब आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और 12th में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये सीरीज़। इस सीरीज़ को आपने लर्न नहीं करना है, वैल्यूज़ आपको लर्न नहीं करनी है, जस्ट आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए। मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चंस में इनकी वैल्यूज़ गिवन होती है। अब यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस सीरीज़ में सभी एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो ये ई नॉट की वैल्यू है वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो ई नॉट का मतलब होता है कि हम रिडक्शन पोटेंशियल में ही काम करते हैं। बहुत कम आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखने को मिलेगा। अगर मिल गया है तो अगेन हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में, जस्ट वहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना होता है। तो ये यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, ये वाली जो सीरीज़ है उसमें सभी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए कुछ एक एलिमेंट्स और उनके साथ में रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखे हैं। पूरी सीरीज़ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, या फिर कोई और बुक देख लेना, वहाँ पर ये पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे जा रहे हो सीरीज़ में, तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर हमने अरेंज किया है। बुक्स में ये भी हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो ये फ्लोरीन टॉप में आएगा, लिथियम नीचे आएगा। तो देखो एक्सट्रीम वाले एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर कवर करे हैं। जैसे लिथियम होता है, लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि आप नीचे जा रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। वहीं पर जो ये फ्लोरीन होता है, जो एक्सट्रीम केसेस है वो तो आपको लर्न होने ही चाहिए। जो फ्लोरीन होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होता है। ओके, तो 2.87 सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका होगा। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस है, मतलब क्या है, रिडक्शन रिएक्शंस है। तो अगेन मैं कह रही हूँ ये वैल्यूज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक ट्रेंड देखो। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है, कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल से क्या नॉलेज मिलती है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, उसका मतलब है कि उसकी रिडक्शन होगी। क्या होगी, कि उसकी रिडक्शन होगी। और अगर किसी एलिमेंट की रिडक्शन होती है, खुद की रिडक्शन है, तो वो कैसा एजेंट होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
मतलब जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है तो उसकी रिडक्शन होने का जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, और उसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वही चीज़ यहाँ पर आती है, जो फ्लोरीन है, सभी एलिमेंट में से जो फ्लोरीन होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है। मतलब फ्लोरीन किस में जाएगा? रिडक्शन में जाएगा। तो रिडक्शन में जाएगा तो ये क्या होगा? ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर इसका क्या होगा? रिडक्शन ये प्रेफर करेगा, बहुत अच्छे से रिडक्शन में जाएगा, और खुद इसका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके कॉन्ट्रास्ट में हम लिथियम की बात करें, लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बहुत ही कम है, देखो नेगेटिव में है, बहुत ही कम है। तो अगर जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन में बहुत यूज होगी। रिडक्शन पोटेंशियल से ही आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब उसका रिडक्शन भी नहीं होगा, रिडक्शन में भी हम डिक्रीज दिखा देते हैं कि वो रिडक्शन नहीं करना चाहेगा, मतलब वो क्या करना चाहेगा? ऑक्सीडेशन के लिए वो खुश है, ठीक है। तो उसका रिडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है खुद का, तो वो कैसा एजेंट है? तो वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, यहाँ से हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। पहली बात तो ये मिलता है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, ये भी पता चलता है, क्योंकि जिसका पूरी सीरीज में जिसका ऑक्सीडेशन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी रिडक्शन करवा दो, जिसका कम है उसके ऑक्सीडेशन करवा लो। तो यहाँ पर बाय कंपेयरिंग द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आप बता सकते हो किसी सेल में किसको हम रिडक्शन पे रखें, किसको ऑक्सीडेशन पे रखें। ओके, तो लिथियम का जो ये वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब वो इजीली इसकी क्या होगी? रिडक्शन नहीं होगी, इसकी ऑक्सीडेशन ये करना चाहेगा इजीली, खुद की ऑक्सीडेशन है, तो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? लिथियम। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज फ्लोरीन। अब क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स के यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे देंगे, फिर पूछेगी दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी। तो सारा जो खेल है वो रिडक्शन पोटेंशियल्स का है, और ये वैल्यूज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होती है। तो इसी की बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं आउट ऑफ कॉपर एंड जिंक विच विल अंडरगो रिडक्शन, और गिवन ये वाला डेटा आपके पास है। पहली बात तो ये है, जो डेटा आपको गिवन है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको ब्रेक डाउन करना आपको आना चाहिए। यहाँ पूछा गया है किसकी रिडक्शन होगी और किसकी ऑक्सीडेशन होगी। चलो ऑक्सीडेशन तो दूसरे की होगी, कि रिडक्शन होगी, दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। तो रिडक्शन आपको बताना है, तो मैंने क्या कहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिडक्शन। तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, 12th में भी ये चीज़ काम आएगी आपको, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, तो उसकी क्या होती है? उसकी होगी रिडक्शन। सिंपल सी ये कहानी आपको ध्यान रखनी है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो प्रेफर करेगा रिडक्शन में जाना। ओके, तो वो रिडक्शन देगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन ही करेगा ना, रिडक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहली बात हमें ये यहाँ पर देखना है कि ये जो वैल्यूज आपको गिवन है ये कौन सा पोटेंशियल है, बिकॉज पोटेंशियल भी दो तरह के होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ से इन माइन्यूट डिटेलिंग से हम बताएंगे कि ये कौन सा पोटेंशियल है। +2 से 0 में जा रहा है, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। दोनों ही क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको गिवन है, ठीक है। तो ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। अब इनको कंपेयर करते हैं, किसकी वैल्यू ज़्यादा है? कॉपर की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो रिडक्शन हम लिखते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर जो है वो ज़्यादा है जिंक से, तो इसकी क्या होगी? कॉपर की होगी, तो कॉपर यहाँ पर जाएगा रिडक्शन में। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का भी ख्याल करना है, ये नेगेटिव में वैल्यू है, ये पॉजिटिव में है, तो रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और ऑक्सीडेशन किसका होगा? दूसरे का, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। अब आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
तो सेल में सिर्फ ये ही आपके सिलेबस में है, बाकी 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, वो सेल जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किस तरह से, यहाँ पर हम सेल लेते हैं डैनियल सेल जिसमें कॉपर एंड जिंक होगा। तो कॉपर और जिंक का अगर आपने सेल बनाना है तो एक सेल क्या होता है, सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होती है, 2 इलेक्ट्रोड्स के मिल के एक सेल बनता है। तो कॉपर और जिंक का आपने यहाँ पर सेल बनाना है। तो अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल चेक करोगे, बिकॉज यहाँ पर किसको आपने रिडक्शन में रखना है, किसकी ऑक्सीडेशन होनी है, कैसे डिसाइड होता है, रिडक्शन पोटेंशियल से। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का होता है वो ज़्यादा होता है जिंक से। तो किसकी रिडक्शन होगी, कॉपर की रिडक्शन होगी और जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। ये बात तो पता चल गई। अब 2 चीज़ें इसमें होती है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो हमेशा के लिए 2 चीज़ें आप ध्यान रखोगे, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ओके, तो यहाँ पर कौन सा कैथोड बनेगा, कौन सा एनोड, जहाँ पर रिडक्शन है मतलब कॉपर एज कैथोड एक्ट करेगा। एनोड, एनोड में क्या आ जाएगा, एनोड में आ जाएगा जिंक। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं जिंक और कॉपर का। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उस पे हम एनोड रखते हैं। तो ये जो प्लेस की गई है रॉड, ये किसकी है, जिंक की है। और यहाँ पर रॉड किसकी है, यहाँ पर कॉपर की रॉड है। और ये इमर्स्ड है किस सॉल्यूशन में, बिकॉज इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, अपने ही आयन के सॉल्यूशन में इमर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और उसी तरह से ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखना एक चीज़, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जिंक का क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन है क्योंकि ये क्या है, एनोड है। और अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो आप एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर यूज़ करोगे, अलोन। क्या है, अलोन। अलोन का क्या मतलब है, ए फॉर एनोड, एनोड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और उसमें होती है ऑक्सीडेशन और उसका जो साइन होता है नेगेटिव, ई से इलेक्ट्रोड। ठीक है, लर्न करने के लिए बहुत आसान है। जो एनोड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है और उसका जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। कैसे है अभी बताऊंगी। और साथ में उसमें होती है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पर रिडक्शन होती है। ये आपका है एनोड और ये है आपकी कैथोड। ये चीज़ें समझ आ गई आपको, एनोड कैथोड क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, सिंस यहाँ पर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन हाफ यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जिंक देगा इलेक्ट्रॉन्स को और Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर, क्योंकि जिंक होता है Zn2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा यहाँ पर और Zn2 पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा होगा, ध्यान से आप देखेंगे आप, ये जिंक की रॉड है, यहाँ से कुछ मेटालिक पीस जो होगा वो सॉल्यूशन में आ जाएगा यहाँ से और बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से होके यहाँ पर वायर से कनेक्टेड है। अब आपको पता चला यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ से निकलते रहेंगे, Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर आते रहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इस तरह से कैथोड में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज का होता है और इधर आके ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे बताओ क्या सेल वर्क करेगा, कुछ पोटेंशियल आपके पास मिलेगा। और ये पूरा जो सर्किट है ये हमने क्लोज किया है, स्विच यहाँ पर हमने ऑन कर दिया है। क्या यहाँ पर कुछ आपको डिफ्लेक्शंस मिलेगी, यहाँ पर वोल्ट मीटर में रीडिंग मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि हमारा सर्किट पूरा होना चाहिए, तभी होता है ना, जब सर्किट क्लोज होता है तभी वहां पर आपको रीडिंग मिलती है। यहाँ पर सर्किट क्लोज नहीं है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है लेकिन यहाँ से यहाँ तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसी सर्किट को पूरा करने के लिए क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज आता है। सॉल्ट ब्रिज कुछ इस तरह का होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। ओके, ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। अब इस सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या चीज़ें होती है वो देख लो। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मोस्टली KCl होता है या फिर KNO3 भी कई जगह होता है या फिर K2SO4, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। साथ में क्या होता है, एक जेली होती है, अगर अगर जेली। अभी ये जेली क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज जो आपकी ट्यूब है वो इन्वर्टेड है, उसमें जो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट है, ये इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, वो नीचे आ जाएंगे तो उसको
उसका जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अगर जेली में आप इलेक्ट्रोलाइट को रखते हो, साथ में यहाँ पर आप कॉटन से स्टफिंग करते हो सो दैट नीचे ना आ जाए। ओके, तो जो सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, पहली बात वो सर्किट कंप्लीट कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए इधर आए इधर आए, अब यहाँ से आयन की मूवमेंट के थ्रू सर्किट क्लोज हो जाता है, क्योंकि आयन की मूवमेंट से भी तो क्या होती है, जो करंट होता है वो फ्लो होगा। अब आपको पता है जो आयन जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है और जो आपका करंट का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ होगा। ओके, तो यहाँ पर अब कहानी आती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, बिकॉज यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वायर के होते हुए दूसरे कैथोड में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर जिंक, देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर आयंस है, कॉपर 2 पॉजिटिव भी है, SO4 2 नेगेटिव भी है सॉल्यूशन में। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये इन कॉपर 2 पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो कॉपर 2 पॉजिटिव रिडक्शन में जाके यहाँ पर डिपॉजिट होता है, तो कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है, सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है, उन्होंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया और ये रिडक्शन में होके रिड्यूस होके कॉपर बन गया। तो ये मेटालिक आपके पास कॉपर मिला है जो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, ये कॉपर अब यहाँ पर डिपॉजिट होगा। तो बाय द टाइम आप देखोगे कि मोर एंड मोर जिंक ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पर कॉपर रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर मोर एंड मोर कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होगा, यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होते रहेगा, तो ये रॉड जो है वो थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो आपका जिंक है, क्योंकि मेटल ही यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर रहा है, मेटल यहाँ पर सॉल्यूशन में जा रहा है, तो रॉड आपकी थोड़ी सी डिप्लीट होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर जो रॉड है वो डिप्लीट होती हुई दिखेगी, यहाँ पर थिक हो जाएगी क्योंकि कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। तो ये कहानी है सेल की। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, एक और बात है कि रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर क्या है। देखो डिटेल में हर एक चीज़ 12th में है, जितना आपको लग रहा है यहाँ पर वो चीज़ मैं बता रही हूँ जो क्वेश्चन आ सकता है। सॉल्ट ब्रिज लगाने का यहाँ पर काम क्या था, उसका पहला सिग्निफिकेंस तो आपको समझ आ गया कि सर्किट को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर और इधर से आयन का मूवमेंट होके पूरा सर्किट क्लोज हो रहा है। ओके, तो जब हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया तो हमने देखा यहाँ पर रीडिंग उस टाइम आई, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। दूसरा जो सिग्निफिकेंस है सॉल्ट ब्रिज का वो क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मोर एंड मोर Zn2 पॉजिटिव आयंस यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या आयंस आ रहे हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयंस यहाँ पर सॉल्यूशन में बढ़ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम K2SO4 ले तो यहाँ पर क्या होगा, जो नेगेटिव पोर्शन है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन है, जैसे SO4 2 नेगेटिव ले लेते हैं, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज़ करें यहाँ पर इस प्रेजेंट केस में, तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज की इंक्रीज हो रही थी उसको न्यूट्रल करने के लिए सल्फेट आयन सॉल्ट ब्रिज से यहाँ पर आ जाएगी, सो दैट इनको वो रिड्यूस कर सके चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। वही कहानी यहाँ पर होगी, यहाँ सॉल्यूशन में से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन तो डिपॉजिट हो रहे हैं, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अगर जा रहे हैं तो ये जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव चार्ज उसमें ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर ये 1:1 रेशो में है, 2 पॉजिटिव चार्ज कॉपर जो आयन है पॉजिटिव चार्ज है वो अगर डिपॉजिट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज का तो बढ़ रहा है ना, नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है यहाँ पर। तो इस नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या होगा, जो K पॉजिटिव है वो यहाँ से सॉल्ट ब्रिज से आएंगे और सल्फेट आयंस इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो सॉल्ट ब्रिज के 2 काम होते हैं। सॉल्ट ब्रिज के क्या काम है, फर्स्ट काम है टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल circuit by allowing the movement of ions from one solution to another without mixing the two solutions। अब देखो यहाँ पर ये आइसोलेशन भी दे रहा है कि यहाँ पर कंटेमिनेशन नहीं कर रहा, दोनों को मिक्स करे बिना ही यहाँ पर ये सर्किट को क्लोज कर रहा है। और दूसरी बात, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस बोथ साइड, तो दोनों साइड पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किए हुए है। पहले जैसे यहाँ पर था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो कोई चार्ज था क्या, कोई भी चार्ज नहीं था, क्योंकि जितने Zn पॉजिटिव आयन थे उतने ही सल्फेट आयन थे। लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा, तो उसको
न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव आयन सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट से नीचे आएंगे, वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव आयन नीचे आएंगे। तो ये दो काम है, ये बिल्कुल आप लर्न करोगे दोनों सिग्निफिकेंस क्या है। बाकी सॉल्ट ब्रिज के बारे में बता दिया है क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं अगर जली होती है साथ में। अब आती है बात इसके ई सेल पे। जो पूरा सेल है उसका एक पोटेंशियल होगा जिसे हम ई सेल कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल आपको निकालना है, ई नॉट सेल लिख लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इसे निकाल रहे हैं। देखो कई बुक्स में ना कई तरह के वैरायटी ऑफ फॉर्मूलाज है ई नॉट सेल के, कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से करते हैं, कोई कैसे करते हैं। तो हम एक ही पे स्टिक रहेंगे, एक ही फॉर्मूला आपको लर्न करवाऊंगी और उसी से क्वेश्चन आप करेंगे। ई नॉट सेल कैसे निकलता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये ही आप ध्यान रखेंगे। एंड वी नो दैट कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एंड साथ में यहाँ पर क्या है, वैल्यूज इन रिडक्शन पोटेंशियल आपने पुट करनी है। तो जो ये ई नॉट है ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स है, चाहे कैथोड का चाहे एनोड का। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करते हो। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और जो वैल्यूज होगी वो रिडक्शन पोटेंशियल में ही आनी है। अब एक और चीज़ है जिस पर क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं आजकल कि फिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आपको कोई वैल्यूज दे रखी है, जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह आपको दे रखा है, तो आप कैसे बता सकते हो कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। तो फिजिबिलिटी के लिए क्या होता है, फॉर अ रिएक्शन टू बी फिजिबल, तो उसका जो ई नॉट सेल होगा, जो स्टैंडर्ड सेल उस पोटेंशियल उसका होगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ओके, तो जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल। और अगर नेगेटिव आ रही है तो मतलब वो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो जस्ट आपको ई नॉट सेल चेक करना है। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं ये क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी रिएक्शंस फिजिबल है, और साथ ही में आपको गिवन है कुछ रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू। तो फर्स्ट लेते हैं हम Fe3 पॉजिटिव और I नेगेटिव। क्या इन दोनों में रिएक्शन पॉसिबल है। तो देखो पहले आपको क्या करना होगा, आपको प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी रिएक्शन कि अगर इन दोनों में रिएक्शन होगी तो कुछ इस तरह की होगी। तो फर्स्ट केस में ले लेते हैं यहाँ पर पॉसिबल रिएक्शन। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये अभी फाइनल नहीं है, हमें चेक करना है कि रिएक्शन क्या हो रही है या नहीं हो रही है। सो पॉसिबल रिएक्शन बिटवीन Fe3 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव आयन क्या होगी, वो होगी Fe3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव में तो जा नहीं सकता, मतलब ये 2 पॉजिटिव में हम ले जाएंगे यहाँ पर I नेगेटिव। तो 3 पॉजिटिव से एक कर लेते हैं हम कि ये 2 पॉजिटिव में बदल रहा है, ये 2 पॉजिटिव में बदल रहा है, तो ये नेगेटिव से I2 स्टेट में करेंगे, जो हमें नॉन स्टेट्स पता है। तो यहाँ पर मैं अभी चार्ज को बैलेंस नहीं कर रही हूँ, एटम्स को बैलेंस नहीं कर रही हूँ, हम जस्ट देख रहे हैं कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको मार्क करना है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। तो +3 से +2 तो ये हो रहा है रिडक्शन किसका, आयरन का, और नेगेटिव से 0 तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। हमने ये देख लिया किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है। वी नो दैट कि जो ई नॉट सेल होता है वो आप कैसे निकालते हो, ई नॉट कैथोड, एक मैं आपको बता देती हूँ, बाकी हम बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, ई नॉट एनोड। ओके, साथ ही में आपको ये भी पता है जो कैथोड होता है उस पे होती है रिडक्शन, और जो एनोड होता है उस पे होती है ऑक्सीडेशन। ओके, ये सब चीज़ें आपको पता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, साथ ही में ये जो वैल्यूज़ है वो है रिडक्शन पोटेंशियल की। तो अब आपको क्या देखना है, जो कैथोड है, कैथोड कौन सा एक्ट करेगा, जिसपे रिडक्शन है, मतलब आयरन वाला। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो किसकी होगी, आयरन वाले की पुट होगी। और एनोड कौन सा एक्ट करेगा, जिसपे ऑक्सीडेशन है, मतलब आयोडीन वाला। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट होगी। अब वैल्यूज कैसे पुट करोगे, Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव जा रहा है, रिडक्शन है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कौन सा है, 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव की वैल्यू इतनी है, और ये क्या है, ये वैल्यू एक रिडक्शन पोटेंशियल है। और इस फॉर्मूला में ध्यान रखना बात, इस फॉर्मूला में ओनली रिडक्शन पोटेंशियल्स ही हम पुट करते हैं, तभी ये फॉर्मूला करवाया है। तभी मैं कह रही हूँ बुक्स में कई तरह से फॉर्मूला करवाए हैं, हमने एक पर ही स्टिक करना है।
हम 12th में भी यही फॉर्मूला करेंगे, हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगी। रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करोगे ना। अब कैथोड कौन सा होगा यहाँ पर, जिसकी रिडक्शन है, मतलब आयरन वाला। तो आयरन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.77, तो इसका है 0.77। और वहीं पर एनोड कौन सा है, आयोडीन वाला। लेकिन आयोडीन का तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है नेगेटिव से 0, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि एनोड कौन सा होगा। एनोड होगा ये वाला, आई नेगेटिव से 0 वाला। अब यहाँ पर सिंस रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में ही पुट करनी है। तो क्या गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, यस, 0 से -1 ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.54। तो ये वैल्यू है -0.54, जो कि आ जाती है 0.23। तो यहाँ पर जो E0 सेल की वैल्यू आ रही है दैट इज पॉजिटिव में 0.23। तो यहीं से हमें पता चलता है सिंस यहाँ पर E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मींस रिएक्शन इज फिजिबल। क्योंकि फिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या था, अगर E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब रिएक्शन फिजिबल होती है। उसी तरह से अब सारी हम ये क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे Ag पॉजिटिव के लिए पॉसिबल रिएक्शन लिखते हैं, Ag पॉजिटिव का रिएक्शन विद कॉपर। जो Ag पॉजिटिव है वो 2 पॉजिटिव में तो जाता नहीं है, तो ये Ag में जाएगा, और कॉपर 2 पॉजिटिव में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है कॉपर की। रिडक्शन किसकी हो रही है, रिडक्शन हो रही है, पॉजिटिव से 0 जा रहा है तो रिडक्शन हो रही है सिल्वर की। तो ये क्या है, ये कैथोड साइड में जाएगा, और ये किस में जाएगा, ये एनोड में जाएगा। ऐसे ही आपको देखना है। ओके, तो E0 सेल कैसे आएगा, E0 सेल क्या होता है, E0 कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड में कौन सी वैल्यू है, सिल्वर है। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल देखो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस से 0। वैसे ये सारे ही क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, वैसे चेक भी कर लेना। 0.80 कैथोड माइनस एनोड। एनोड क्या है इसमें, एनोड है कॉपर वाला। तो एनोड का क्या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या गिवन है, 2 पॉजिटिव से 0, यस। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रही थी तो रिडक्शन पोटेंशियल क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही रिडक्शन पोटेंशियल का होता है। जस्ट आपको देखना है कि कैथोड पे कौन सी स्पीशी है, एनोड पे कौन सी स्पीशी है, बाकी जो वैल्यूज है उनको पुट कर दो। तो इसकी वैल्यू है 0.34, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34, ये लिख लिया हमने यहाँ पर। ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 0.46 वोल्ट। तो ये भी अगेन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो क्या है, ये भी फिजिबल है, तो ये रिएक्शन भी फिजिबल है। सी में देखेंगे, रिएक्शन बिटवीन Fe3 पॉजिटिव एंड कॉपर। अगेन ये 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जाएगा, और ये कॉपर यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव में जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखो कहाँ पर हो रही है, Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, और ये 0 से 2 पॉजिटिव, तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये हो रहा है रिडक्शन और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो एनोड कैथोड भी हम देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये वाला एनोड की तरह एक्ट करेगा, और ये वाला कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो E0 सेल अब हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे कौन सी स्पीशी है, आयरन की। तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल चेक करो, आयरन का क्या है 0.77। एनोड पे क्या है, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, बेशक ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। तो कॉपर का क्या रिडक्शन पोटेंशियल है, यस, 2 पॉजिटिव से 0.34, तो ये आ गया यहाँ पर -0.34। तो इसकी वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव में 0.43 वोल्ट। तो अगेन ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी फिजिबल है। आपको समझ आ रहा है किस तरह से हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं। अब डी में देख लो, डी में प्रपोज्ड रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर सिल्वर और Fe3 पॉजिटिव का है, तो सिल्वर और Fe3 पॉजिटिव के बीच में कैसे रिएक्शन होगी। Fe3 पॉजिटिव है तो इसका तो पता है 2 पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज नहीं हो सकता ना। +4 आपने कहीं देखा है, आयरन का नहीं देखा ना, तो यहाँ पर +3 से +2 में जाएगा। और जो सिल्वर है, क्योंकि इसका हमने डिक्रीज करवा दिया तो इसका तो इंक्रीज ही करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पर Ag आ गया। अब बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर 0 से Ag पॉजिटिव है यहाँ पर,
तो यहाँ से 0 से आप +1 में गए तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर 3 से आप 2 में जा रहे हो, रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है। जहाँ पर रिडक्शन होता है वो कैथोड एक्ट करता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन है वो एज एनोड एक्ट करेगा। तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस एनोड और सारी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल में, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर कैथोड क्या है? कैथोड देखो ये है सिल्वर वाला, ओके। तो सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है आपके पास? सिल्वर का रिडक्शन, यहाँ पर कैथोड क्या है? 1 मिनट, कैथोड यहाँ पर आयरन है, ओके। रिडक्शन आयरन का हो रहा है, तो आयरन की वैल्यू क्या थी? 0.77 थी, माइनस सिल्वर की वैल्यू क्या है? सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस से 0 रिडक्शन है 0.80। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो तो नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव 0.03। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर गड़बड़ है। सो रिएक्शन नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। जो डी वाली रिएक्शन है ये नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वो नेगेटिव है। ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर अ रिएक्शन टू बी फिजिबल। लास्ट कर लेते हैं ब्रोमीन विद Fe+2। तो यहाँ पर पॉसिबल रिएक्शन देखो। अब आप कहोगे मैम ये रिएक्शन क्यों लिखी? फिर ये पॉसिबल रिएक्शन है। अगर रिएक्शन होती तो ऐसे होती, तभी तो फिजिबल नहीं है ना। पहले आपको एक स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा इंक्वायर करने के लिए कि ये है या नहीं है। तो पहले हम पॉसिबिलिटी लिखते हैं कि जैसे यहाँ पर ब्रोमीन और Fe2 पॉजिटिव में क्या रिएक्शन हो सकती है। Fe2 पॉजिटिव तो 3 पॉजिटिव में जा सकता है, ओके। और साथ में ये जो ब्रोमीन है यहाँ पर 0 स्टेट में है, तो ये अपने आयनिक फॉर्म में जा सकता है नेगेटिव में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं, 0 से -1 में जा रहा है, मतलब ये हो रही है रिडक्शन। यहाँ से +2 से +3 में जा रहा है, मतलब ये हो रही है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है? ऑक्सीडेशन जहाँ हो रही है वो है एनोड, और जहाँ रिडक्शन हो रही है वो है कैथोड। अब यहाँ पर ई नॉट सेल कैसे निकलता है? कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन सा है? ब्रोमीन वाला है, तो ब्रोमीन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे 1.09 माइनस एनोड। एनोड कौन सा है? आयरन वाला, उसकी वैल्यू तो 0.77 ही थी। रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखने हैं सब जगह। अब यहाँ पर आ जाती है वैल्यू पॉजिटिव 0.32 वोल्ट, पॉजिटिव में आएगी क्योंकि ये ग्रेटर है। तो यहाँ पर वैल्यू ई नॉट सेल की क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो ये वाला भी क्या है? ये वाली रिएक्शन भी फिजिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी है। तो यहाँ पर सिर्फ डी फिजिबल नहीं था क्योंकि उसके लिए ई नॉट की वैल्यू 0 आ रही है। बाकी सभी जो रिएक्शंस पूछी गई है सभी क्या है? सभी फिजिबल है। तो यहाँ पर क्या अप्रोच रहती है क्वेश्चन सॉल्व करने की? जो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इनके बीच में रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो पहले रिएक्शन, पॉसिबल रिएक्शन लिख ही लो कि अगर दोनों में रिएक्शन होगी तो इस तरह की कुछ रिएक्शन पॉसिबल है। फिर उसके लिए ई नॉट सेल निकालो। कैसे? ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन सा होता है? जहाँ रिडक्शन हो रही है। एनोड कौन सा होता है? जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। और उनके भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स ही पुट करने हैं। तो वैल्यूज यहाँ पर गिवन होगी रिडक्शन पोटेंशियल्स की, पुट कर देना। साइन देखना, पॉजिटिव आए तो फिजिबल, नेगेटिव आए तो नॉट फिजिबल। तो अब हमारा ये रिडक्शन पोटेंशियल वाला टॉपिक भी, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल वाला भी टॉपिक खत्म होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा हमने, सेल पढ़ा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैसे वो पर्टिकुलर जो कॉपर जिंक का था उसे डेनियल सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी जोड़ के देखा। अब आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस भी होती है, वहाँ पर भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। बाकी डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 में बहुत चीज़ें आएगी, ओके। क्लास 12 में हम बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में, सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। और क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देंगे तो वहाँ पर पूछेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर आपको एक ऑर्डर में उनको अरेंज करना होगा कि इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर या फिर रिड्यूसिंग पावर। तो ये सब चीज़ें, बाकी अभी टाइम नहीं है, मैं और क्वेश्चंस आपको अलग से लेक्चर में करवाऊंगी। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है थ्योरी वाइज, बाकी क्वेश्चंस बीच बीच में चलते रहेंगे। तो अच्छे से ये रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।